ये भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन होता रहेगा। जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होगा, वहां बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संसद के मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हलचल तेज है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल एथनॉल विवाद को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार भी मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। खबर है कि मानसून सत्र में सरकार एक बार फिर से परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है। विधेयक का खाका तैयार कर लिया गया है और इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत ना जुटा पाने के चलते पास नहीं करा सकी थी। लेकिन अप्रैल के बाद सियासी हालात बदल गए, जिससे सरकार की उम्मीदें जगी है कि परिसीमन बिल पास हो जाएगा। जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मोर्चेबंदी में जुटे हैं। सत्र से पहले बैठकों का सिलसिला चल रहा है। जहां आज संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली के कर्तव्य भवन में एनडीए की अहम बैठक हुई। मानसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की गई। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी के आवास पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया। इस बीच उन विधेयकों की लिस्ट सामने आ गई जो सरकार इस बार मानसून सत्र में पेश कर सकती है। मानसून सत्र में सरकार 5 से 7 बिल पेश कर सकती है, जिसमें पहला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026, जिससे विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक भी पेश करेगी, जिसमें राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। मानसून सत्र में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक भी पेश होगा, जिसका मकसद विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 भी पेश कर सकती है, जिसके पास होने से जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी पेश करने की तैयारी है। इन विधेयकों के अलावा खबर है कि मोदी सरकार एक बार फिर से लोकसभा में सीट बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत न जुटा पाने के चलते पास नहीं करा सकी थी। 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई थी। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल के विरोध में 230 सांसदों ने वोट किया था। जबकि बिल पारित होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर परिसीमन बिल के विरोध में वोट किया था। संख्या बल में विपक्ष भारी पड़ा था, लेकिन अप्रैल के बाद अब सियासी समीकरण बदल गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट चुकी है। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के पास आ गए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां उनके 9 में से 6 लोकसभा सांसद शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। शरद पवार ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन करने के संकेत दिए हैं। जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। अभी जो सत्ता में है उनको परिसीमन को लेकर शरद पवार की पार्टी का रुख नर्म है। वहीं स्टालिन की डीएमके ने भी कहा है कि जब बिल पेश होगा तब इसके बारे में देखेंगे। यानी 22 लोकसभा सांसद वाली डीएमके जो खुलकर परिसीमन का अब तक विरोध कर रही थी, तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होते ही उसके भी सुर बदले बदले से हैं। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि डीएमके परिसीमन बिल का विरोध करेगी। पी और डीएमके कभी एक नहीं हो सकते, ये विचारधारा अलग है। तो अभी देखिए क्या होता है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया जनबंधन के मीटिंग में 8 तारीख को डीएमके शामिल नहीं था। ये बात सही है कि हम टीवीके का समर्थन दे रहे हैं। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं उस मंत्रिमंडल में, पर हम भी डीएमके के सांसदों के संपर्क में हैं
उनसे बातचीत हो रही है। डीएमके अभी भी विपक्ष है, विपक्षी दल है। अब डीएमके के रुख का क्या होगा ये तो मॉनसून सत्र में बिल पेश होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार ने परिसीमन बिल पास कराने के लिए हर दांव चला है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत 360 सदस्यों की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए के पास फिलहाल लगभग 293 सांसद हैं। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में गए 20 और डीएमके के 22 सांसद जुड़ते हैं तो ये संख्या करीब 335 पहुंच जाएगी। इसके अलावा सरकार को समय समय पर वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और एक निर्दलीय सांसद का समर्थन भी मिलता रहा है। ऐसे में ये संख्या लगभग 340 तक जा सकती है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने के बाद अगर इन्हें भी एनडीए के समर्थन में जोड़ दें तो गठबंधन की ताकत करीब 346 सांसदों तक पहुंच सकती है। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद भी सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 354 सांसदों तक जा सकता है। ऐसे में उसे 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए केवल 6 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। मोदी सरकार अपने मिशन 360 से अभी 6 कदम दूर है, यानी 2/3 बहुमत के लिए 6 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा। निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आएगा। कई सालों के बाद में ये डिलिमिटेशन यहाँ पर हो रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले सभी सांसदों के लिए भी रहेगा। आज आप देखेंगे तो 22 लाख 25 लाख तक के वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और रूरल में हम जाएंगे तो उसका भौगोलिक एरिया भी इतना बड़ा होता है कि सांसदों को वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी सांसद चाहते, चाहे अपोजिशन वाले हो या सत्ता पक्ष के हो, सभी ये चाहते कि डिलिमिटेशन परिसीमन होना चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि बदले हालात में परिसीमन बिल पारित करा लिया जाएगा। कांग्रेस से नाराज विपक्षी दल बिल के पक्ष में वोट करेंगे। अब सवाल है कि क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता का गुबार फूट जाएगा? क्या परिसीमन बिल पर विपक्षी एकता ढेर हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार छठी रात भीषण एयर स्ट्राइक हुई। इस बार अमेरिकी हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में